जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा भारत में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से धम्म संस्कार के इस एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो इस समाज के लिए क्यों प्रासंगिक हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारे धर्मों का अध्ययन करने के बावजूद हमें सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं दी। क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जो लोग पाखंड में संलिप्त हैं, जो अंधविश्वास में संलिप्त हैं, उन्हें केवल बुद्ध की शिक्षाएं ही दूर कर सकती हैं, उन्हें बचा सकती हैं। तो चलिए चलते हैं इस सफर में। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी इंग्लिश में, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका जो ट्रांसलेशन है जो भदंत आनंद कोसलायन ने किया है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे एपिसोड वाइज। और हम जानेंगे सिद्धार्थ गौतम से लेकर बुद्ध कैसे बने वो, उसके बाद बुद्धिज्म के क्या क्या नियम हैं, बुद्धिज्म में कौन से शब्द का क्या मतलब है, बुद्धिज्म में क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का आज के पहले एपिसोड में, जहां धम्म संस्कार में हम जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के परिवार के बारे में। दोस्तों, जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि बुद्ध कौन, कैसे बने, कहाँ से बने, आखिर ऐसा क्या घटित हुआ सिद्धार्थ गौतम के साथ कि पूरा महल छोड़कर, पूरे ऐशो आराम छोड़कर, रानी छोड़कर, अपना बेबी छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर वो जंगल में चले गए और सन्यासी बन गए, परिव्राजक बन गए। तो हम शुरुआत से जानेंगे। तो शुरुआत में जो सबसे पहला भाग है उसमें हम जानेंगे उनका कुल यानी कि सिद्धार्थ गौतम। अभी जो हम बात करेंगे वो सिद्धार्थ गौतम की बात करेंगे और सिद्धार्थ गौतम का कुल क्या कौन है। तो प्रथम भाग जन्म से प्रवृत्ति, उसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे कुल। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था, यानी कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व लगभग, आज से 2500 साल पहले की बात चल रही है। ये अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कहीं पर सिर्फ एक राजा होता था और कहीं पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, यानी कि एक जो क्षेत्र था, एक जो राज्य था, उस पर मल्टीपल राजा थे, 2 राजा थे या 4 राजा थे अपने क्षेत्र के हिसाब से। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। जो राज्य उस समय पे बाबा साहब ने जो रिसर्च किया है या जो साहित्य में लिखा है, जो राज्य एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या कितनी थी? 16, जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चैती, वत्स, कुरु, पांचाल, मल्ल, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज, ये 16 राज्य जो एक राजा के अधीन थे। जिन राज्यों में एक राजा का आधिपत्य नहीं था, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधे, रामगाम के कोलिय, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा भग्ग या भर्ग, जिनकी राजधानी सीसुमारगिरी थी। यानी कि उस समय का जो स्ट्रक्चर था राज करने का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसको बताते हैं कि कुछ राज्यों में एक राजा शासन करता था, कुछ में मल्टीपल राजा, 2 या ज्यादा राजा राज्य करते थे। आगे लिख रहे हैं बाबा साहब, जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। यानी कि जिस राज्य पे एक राजा राज करता था उनको जनपद, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ऐसे मानो आज का जिला। और जिन पर एक राजा का राज्य नहीं था वो क्या कहलाते थे? संघ या गढ़, क्योंकि वहां मल्टीपल है। तो जैसे हम आज भारत को क्या कहते हैं? गणराज्य, मतलब बहुत सारे राज्यों का, बहुत सारे गणों का मिलकर बना हुआ एक राज्य, एक देश, जिसे गणराज्य इसलिए कहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल जो स्टेट है उनकी वजह से। तो उस समय उसको संघ कहते थे, आज हम अपने भारत को भी संघ कहते हैं। कपिलवस्तु की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। यानी कि जब हम बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो वहीं पता चलता है, खासकर जो वैशाली राज्य था, बुद्ध ने कई जगह उसका उदाहरण दिया है।
वहां प्रजातंत्र था, यानी कि आज का लोकतंत्र। और जो दुनिया में लोकतंत्र फैला हुआ है, दुनिया में आज आपको डेमोक्रेसी मिलेगी तो वो सिर्फ किसकी बदौलत मिलेगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनकी जिक्र करते हैं, जिनकी शिक्षाएं हमें देकर गए हैं, तथागत बुद्ध की बदौलत। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सिद्धार्थ गौतम का राज्य है उसके बारे में कहते हैं कि उसमें कोई सटीक जानकारी नहीं है कि वहां लोकतंत्र था या राजतंत्र था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रम से शासन करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझा रहे हैं कि जो कपिल वस्तु था वहां पर राजतंत्र था या लोकतंत्र था, इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि है कि वहां पर एक राजा राज्य नहीं करता था, बदल बदल कर राजा राज्य करते थे, यानी कि वहां राजा बदलते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। ऑब्वियसली जो राज परिवार का मुखिया है वो किंग कहलाते हैं। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी, यानी कि जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि कपिल वस्तु में राजा बदलते थे। तो यहां पर जिस समय सिद्धार्थ गौतम पैदा होने वाले थे, गर्भ में थे, उस समय पे राजा बनने की नंबर किसका था? उस समय पे राजा बनने का नंबर था शुद्धोधन का, यानी कि जो सिद्धार्थ गौतम के पिता हैं। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था। अब इस बात पर बहुत बहस होती है, इस बात पर बहुत डिस्कशन होता है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो भी तो क्षत्रिय थे, है ना, वो भी तो हिंदू थे। अब ये पता नहीं, आज तो पता नहीं हिंदू धर्म की, ये उस समय हिंदू धर्म को ले जाते हैं, जबकि उस समय पे हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, लिखित में आज भी कहीं नहीं है। लेकिन उस समय पे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जो 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ था जिसने समाज को, जिसका खामियाजा आज भी करोड़ों करोड़ों लोग झेल रहे हैं इस देश में, और वही हिंदू धर्म है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और हिंदू धर्म कोई अलग चीज नहीं है। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। जब हम आगे बुद्धिज्म को जानेंगे और पढ़ेंगे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत के बारे में जानेंगे, यानी कि जो कौशल के राजा थे, उन्होंने इस राज्य को भी अपने अधीन कर लिया था। इस अधिराजिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। ऑब्वियसली जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पे राज शासन करेगा तो कुछ भी अगर उस राज्य में होगा तो वो उस राजा की मर्जी के बिना तो नहीं होगा। जैसे हमारे देश पे कभी जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज भले इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन कुछ भी इस देश में उनकी मर्जी के बिना शासन प्रशासन में नहीं होता था। तो वैसे ही उस समय पे था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन हैं। तो दोस्तों जो अभी तक हमने जाना वो जाना कि जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए या जब वो बुद्ध बनने से पहले की जो स्थिति है, किस तरीके का वहाँ शासन था, किस तरीके का परिवार था, किस तरीके के राजा थे, वहाँ लोकतंत्र था, वहाँ राजतंत्र था, किस राज्य में किस राजा का आधिपत्य था या अधिकार था। तो अभी तक हमने जाना, सबसे पहले भाग में जो हम सीख रहे हैं कुल, और कुल में अभी तक हमने जाना कि किस तरह से उनका राज था, किस तरह से वहाँ लोकतंत्र था, राजतंत्र था। अब हम जानेंगे उनके पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी तरफ से अंदाजा बता रहे हैं कि जो कपिलवस्तु नाम था शाक्यों की राजधानी का, वो हो सकता है कपिल उस समय के फेमस मुनि रहे, उनके नाम पे पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। ये पूर्वज हैं किसके? सिद्धार्थ गौतम के, जो बाद में आके बुद्ध बनेंगे। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन,
जो जिनके बेटे कौन है शुद्धोधन के? सिद्धार्थ गौतम, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां भी थी, अमिता और पमिता। यानी कि सिद्धार्थ गौतम के 4 उनके पिता से अलग 4 चाचा ताऊ हैं और 2 उनकी बुआ भी हैं। परिवार का गोत्र आदित्य था। जैसे कि हम देखते हैं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है और यही हिंदू धर्म है, आज भी गोत्र चलते हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुराने समय से। तो जब आपसे कोई ये कहे कि भाई सिद्धार्थ गौतम के परिवार वाले कौन थे, वो भी तो हिंदू थे, तो उनसे कहो भाई वो हिंदू नहीं थे, लेकिन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था जो उस समय थी वो भी उसको पालन करते थे। और उसी का विरोध किसने किया? सिद्धार्थ गौतम ने या बुद्ध ने। उसी के खिलाफ अपनी नई व्यवस्था और अपना धम्म देकर गए वो। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन जो राजा है, क्योंकि उस समय पे मल्टीपल शादी करने की प्रथा थी। उस समय लोग 2 शादी 4 शादी राजा करते थे आराम से, या ज्यादा भी करते थे। वो उनकी वीरता के ऊपर निर्भर करता था। तो जब शुद्धोधन ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे दूसरी शादी करने की भी अनुमति मिल गई। और किससे शादी की? महाप्रजापति से, जो महामाया यानी कि उनकी पहली पत्नी की बड़ी बहन है। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। अभी तो कॉमन सी बात है कि राजा है तो उसके पास धन होता था, क्योंकि राजा अकेला मालिक होता था किसी भी राज्य में, और लोग धनी कुछ ही होते थे, सेठ साहूकार। लेकिन राजा जब चाहता था लोगों का धन अपने पास इकट्ठा करने का अधिकार रखता था। कर से, जो आज का टैक्स जिसे कहते हैं, उस तरह के बहुत सारे टैक्स लगा के या किसी और तरीके से भी कई राजा जबरदस्ती भी करते थे। तो वैसे ही शुद्धोधन भी एक अमीर राजा है। अब उन्होंने वो कैसे धन कमाया उसका अंदाजा हमें आगे लगेगा। तो अभी तक दोस्तों हमने जाना जो सिद्धार्थ गौतम है, जो आगे चल के बुद्ध बनेंगे, उनका कुल, उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्र है, राज्यतंत्र है, और उनके पूर्वज, उनके चाचा ताऊ कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी मम्मी कौन थी, उनकी मौसी कौन थी, उनकी दूसरी मम्मी कौन थी। आगे की बातें हम दूसरे एपिसोड में जानेंगे। आप लोगों को रोजाना अपडेट अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग जान पाएं कि जो बुद्ध बने हैं उनका बैकग्राउंड भी क्या था। आखिर ऐसी क्या समस्या आई कि उनको अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी बनना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।